तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद वियना सम्मेलन के बारे में। अब इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण किसके प्रयासों से हुआ और उसमें कौन कौन से व्यक्तियों का योगदान था, तो आगे हम लोग देखते हैं। इटली का एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काउर जैसे व्यक्तियों के प्रयासों से हुआ। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ और इसकी राजधानी रोम है और यहाँ का मुद्रा लीरा है। चलिए आगे देखते हैं। तब इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न आएगा, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काउर और गैरिबाल्डी के प्रयासों से हुआ। चलिए अब हम लोग इन तीनों व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। इटली की राजधानी आएगा प्रश्न, इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। ये पूछा जाएगा, इटली कौन से महादेश में है? तो इटली यूरोप महादेश में है। प्रश्न आएगा, सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो सबसे बड़ा महादेश एशिया है। और ये आएगा, सबसे छोटा महादेश कौन है? तो सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। और महादेश कितने हैं? तो महादेश 7 हैं। चलिए आगे देखते हैं काउंट काउर के बारे में। तो काउंट काउर के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो काउंट काउर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काउर क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था, जिसने इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। जिसने इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। और उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से मित्रता की।
और उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए किससे मित्रता की? फ्रांस से। अब गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था और बाद में काउंट काउर के प्रभाव में आकर उसने संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की मजबूत सेना बनाई और उसने इटली के 2 प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया और वहाँ पर स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना की। इसके बाद आगे देखते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न आएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं सेडोवा का युद्ध। प्रश्न आएगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक होता है सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। इसके बाद आगे देखते हैं यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया। प्रश्न आएगा यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रश्न आएगा काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद आगे देखते हैं स्वतंत्र यूनान का राजा ओटो को घोषित किया गया, जो बावेरिया का शासक था। प्रश्न आएगा स्वतंत्र यूनान का राजा किसे घोषित किया गया? तो स्वतंत्र
यूनान का राजा ओटो को घोषित किया गया। प्रश्न आएगा, ओटो कहाँ का शासक था? प्रश्न आएगा, ओटो कहाँ का शासक था? तो ओटो बावेरिया का शासक था। ओटो बावेरिया का शासक था। इसके बाद आगे देखते हैं, वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ। प्रश्न आएगा, वियना सम्मेलन से कौन से युग का अंत हुआ और कौन से युग की शुरुआत हुई? वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। इसके बाद आगे देखते हैं, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रूसिया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रूसिया। इसके बाद आगे देखते हैं, जर्मनी के संसद का नाम क्या है? तो जर्मनी के संसद का नाम बुंडसटैग है।